इस वीडियो में हम प्राणी जगत का चौथा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के विषय में पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लेटी और हेल्मिन्थीज। तो प्लेटी का अर्थ है चपटा और हेल्मिन्थीज का अर्थ है कृमि। तो इस संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो चपटे रूप में दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम चपटे कृमि कहते हैं। तो इनका शरीर पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है, अर्थात इनकी जो बॉडी होती है डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डोर्सल और वेंट्रल सरफेस से इनकी बॉडी बनी होती है जो कि फ्लैट रूप में दिखाई देती है। अतः इस संघ के सदस्यों को चपटे कृमि या फ्लैटवर्म कहा जाता है। डायग्राम में आप देखेंगे फीता कृमि या टीनिया सोलियम का डायग्राम है। इनकी बॉडी फ्लैट होती, चपटी होती। ऊपर वाली सरफेस को हम डोर्सल सरफेस और इसके नीचे अधर तल को हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। इससे पहले पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन, उसके बाद हमने सिलेंट्रेटा पढ़ा और फिर टीनोफोरा पढ़ा। दोनों में ही ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है। और अब प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो इनका शरीर अंग स्तर का होता है। सममिति की बात करें तो इनमें द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज और इसके बाद जितने भी फाइलम है कॉर्डेटा तक, सभी की बॉडी द्विपार्श्व सममित या बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट होते हैं, जो वयस्क सदस्य होते हैं, उनमें और ये सममिति देखने को मिलती है। और बाकी प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक आप देखेंगे लगभग सभी में द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। तो इनकी बॉडी द्विपार्श्व सममिति को प्रदर्शित करती है, अर्थात इनकी बॉडी केवल एक डायरेक्शन से, एक प्लेन से, केवल एक प्लेन से अगर केंद्रीय अक्ष से होते हुए काटा जाए तब दो बराबर भागों में बट सकती है। एक से अधिक जगह से काटेंगे तो इनकी बॉडी दो बराबर भागों में नहीं बटेगी। इस प्रकार की सममिति को द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। चपटे कृमि अप्रगुही होते हैं, ये एसीलोमेट होते हैं। इनमें सीलोम एब्सेंट होती है, इनमें सीलोम या प्रगुहा नहीं पाई जाती है, तो ये एसीलोमेट होते हैं। अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े सभी अप्रगुही होते हैं, तो अभी भी प्रगुहा का निर्माण नहीं हुआ है, तो ये उतने ज्यादा विकसित जीव नहीं है। अगले पॉइंट की बात करें, इनमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र हमने पढ़ा था दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र में जो बाह्य जो द्वार होता है वो केवल एक होता है, जो कि मुख और गुदा दोनों का ही कार्य करता है। तो इस प्रकार का पाचन तंत्र अपूर्ण पाचन तंत्र कहलाता है। जबकि पूर्ण पाचन तंत्र में मुख और गुदा दोनों अलग अलग होते हैं, माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। तो इनमें केवल एक ओपनिंग होती है जिससे भोजन को भी ग्रहण किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को भी त्यागा जाता है। अगर निषेचन की बात करें तो इनमें निषेचन इंटरनल होता है, आंतरिक होता है निषेचन। जब नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं तो उसे आंतरिक निषेचन, और जब शरीर से बाहर मिलते हैं तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो इनमें आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। और परिवर्धन की बात करें तो बहुत सारी लार्वा अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है, इसीलिए परिवर्धन इनमें इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला पॉइंट, इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी या एंडोपेरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें पैरासाइट क्या होता है या परजीवी क्या होते हैं। परजीवी वे जीव जो कि अपना जीवन यापन अन्य जीवों पर करते हैं, अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर ये निर्भर रहते हैं, पैरासाइट या परजीवी कहलाते हैं। जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उन्हें एंडोपेरासाइट कहते हैं, जो शरीर के बाहर रहते हैं उन्हें एक्टोपेरासाइट या बाह्य परजीवी कहते हैं। तो इस संघ के अधिकांश प्राणी मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी अर्थात शरीर के अंदर ये परजीवी के रूप में रहते हैं, इसीलिए इन्हें अंतः परजीवी कहा जाता है। कुछ जंतु स्वतंत्र जीवी होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी जीव परजीवी हों, तो कुछ जीव स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। और ये आवास के हिसाब से देखा जाए हैबिटेट क्या है, कहाँ ये पाए जाते हैं, ये स्थल में भी पाए जा सकते हैं, अलवणीय जल में और लवणीय जल दोनों प्रकार के जल में ये पाए जाते हैं, और कुछ जीव इनके स्थल में भी देखने को मिलते हैं। परजीवी प्राणी में जो परजीवी हैं, अगर ये परजीवी हैं तो उस अवस्था में इनमें अंकुश या हुक्स तथा चूषक या शकर्स पाए जाते हैं। तो जो हुक या जो अंकुश है उसके द्वारा अब किसी दूसरे जीव की बॉडी से चिपके रहेंगे, और शकर्स की सहायता या चूषक की सहायता से वहां से अपना भोजन ये ग्रहण करेंगे, उससे चूस कर अपना भोजन प्राप्त करेंगे। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से
सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। परजीवी और परपोषी। परजीवी ऐसा जीव जो कि दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहता है अपने भोजन के लिए और अपना जीवन यापन अन्य जीवों पर करता है, उसे परजीवी कहते हैं। और वह जीव जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उसे परपोषी जीव या होस्ट कहते हैं। तो होस्ट से ये सीधे ही अपने शरीर की सतह से भी भोजन को अवशोषित कर सकते हैं। तो इनमें ये क्वालिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन जंतुओं के शरीर पर मोटा क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। जैसे ये इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी के बाहर अगर बात करें तो एक और आवरण यहां पर उपस्थित है जो कि इनकी बॉडी को, इन फ्लैटवॉर्म की बॉडी को परपोषी के शरीर में प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। तो इनकी बॉडी की सरफेस के बाहर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है जो कि इन्हें परजीवी के रूप में दूसरे जीवों के शरीर में रहने में अनुकूलन प्रदान करेगा, अर्थात यह वहां पर अपने को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे और आसानी से एक परजीवी के रूप में दूसरे जीव के शरीर में रह सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इन जंतुओं में खंडीभवन नहीं पाया जाता है। खंडीभवन या सेगमेंटेशन, जब वर्गीकरण के आधार हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें खंडीभवन या सेगमेंटेशन को हमने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इन जंतुओं में खंडीभवन नहीं पाया जाता है। खंडीभवन का मतलब अगर कोई भी जीव के शरीर के बाहर से कई खंडों में जीव बटा हुआ है और यही खंड शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं तो इसे खंडीभवन कहते हैं। तो इन जीवों में खंडीभवन तो नहीं मिलता है, लेकिन फीताकृमि में आभासी खंडीभवन देखने को पाया जाता है। ये खंड, इसमें इसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड तो नहीं होती है, लेकिन बाहर से ऐसी दिखाई देती है कि जैसे कि इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हो, जैसे कि इनकी बॉडी में कई सारे खंड हो, और जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो आभासी खंडीभवन या स्यूडो सेगमेंटेशन इसको कहते हैं। तो एक डायग्राम की सहायता से आप समझेंगे, ये फीताकृमि का डायग्राम है। बाहर से ऐसा लग रहा है ये इन संरचनाओं को देखकर कि इनकी बॉडी कई सारे खंड्स में बटी हुई है, तो बहुत सारे सेगमेंट्स इनकी बॉडी में है और आंतरिक रूप से जो ये सेगमेंट्स हैं शरीर के अंदर तक नहीं पहुंचते हैं। तो बाहर रूप से दिखाई तो देते हैं कि इनकी बॉडी सेगमेंट्स में बटी होगी, लेकिन अंदर से देखा जाए तो ये सेगमेंट्स अंदर तक नहीं फैले रहते, अंदर इनकी बॉडी बिल्कुल भी सेगमेंट्स में बटी हुई नहीं होती है। इसीलिए ये जो खंडीभवन है वो आभासी है, बाहर से केवल दिखाई देता है, लेकिन इनकी बॉडी वास्तविक रूप से खंडों में बटी हुई नहीं होती है। पॉइंट नंबर 13, इनके शरीर में ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन कार्य में सहायता करती हैं। परासरण नियंत्रण अर्थात इनकी बॉडी में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना और में जो लवण है उनको संतुलित करने का कार्य, और साथ ही इनकी बॉडी में बने हुए नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर फेंकने का कार्य ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में उत्सर्जी अंग का क्या नाम है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में उत्सर्जी अंग का नाम ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया इसी का एक सदस्य है जिसमें पुनरुद्भवन या रिजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जितने पार्ट्स में पाई जाती है उनमें से कोई पार्ट अगर मिस हो जाता है तो दोबारा शरीर के द्वारा वह पार्ट दोबारा प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार की क्षमता को पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं। सपोज ये एक प्लेनेरिया है और उसकी बॉडी के ये 3 पार्ट हैं, ए बी और सी, ये 3 पार्ट हैं। तो अगर इसकी बॉडी 2 जगह से, यहाँ से और यहाँ से टूट जाती है तो इसकी कुल बॉडी के पार्ट्स यहाँ पर बन जाएंगे 3। इस प्रकार से इसकी बॉडी बन जाएगी प्लेनेरिया की। ए जो बॉडी का पार्ट है, अग्रभाग है बॉडी का, उसमें बी और सी मिसिंग है। तो ये ए में ऐसी कैपेबिलिटी है कि यह क्या करेगा, जो मिसिंग पार्ट है बॉडी की, बी और सी को भी ये प्राप्त कर लेगा, बना लेगा। इसी तरह से जो बी पार्ट है उसके साथ ए और सी नहीं, तो ये ए और सी को प्राप्त कर लेगा। शरीर में जितने पार्ट मिस हो जाते हैं, जितने पार्ट शरीर से हट जाते हैं, उन्हें शरीर क्या कर लेगा, दोबारा से प्राप्त कर लेता है। जैसे ये सी पार्ट है, इसके साथ बी पार्ट और ए पार्ट नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, ए और बी दोनों पार्ट दोबारा से बना लिया। तो शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा जो शरीर से मिसिंग पार्ट है
जो हट गया है शरीर से, वो दोबारा उन अंगों को प्राप्त कर लेना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उदाहरण के लिए जो इस प्लेट हेलमिंथी संघ के उदाहरण है उनमें है जैसे कि फीताकृमि है, टीनिया सोलियम, पर्णकृमि या जिसे हम लिवर फ्लूक कहते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर प्लेनेरिया हो ही गया, लिवर फ्लूक या फेसियोला हिपेटिका। यहाँ डायग्राम देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में दिए गए डायग्राम है। यह फीताकृमि है और यह है लिवर फ्लूक, जो कि फीताकृमि आंत में एक अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है और यह यकृत में अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है, जिसे हम पर्णकृमि या लिवर फ्लूक या फेसियोला हिपेटिका कहते हैं।